पहरेदार है। राजस्थान के लोकगीतों कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? जनसामान्य के लोकगीत, व्यावसायिक लोकगीत और जनसामान्य के लोकगीत कितने भागों में बांटे जा सकते? पहला भाग कौन सा था? शादी ब्याह समझ। को 4 गीतों के नाम बताओ। देखिए, बना बनी, घुड़चड़ी, मायरा, हल्दी, ऐसे कुछ भी बोल दो ना, जल्ला, ये सब शादी के टाइम के गीत आपके। अच्छा, उसके बाद में आपके दूसरे कौन से थे? त्योहार समझ। त्योहार समझ जैसे रसिया, धमाल, हीड़। हीड़ कब गाते हैं? और रसिया और धमाल कब गाते हैं? अच्छा, उसके बाद आगे कौन से? ऋतु संबंधी, जैसे आपके चेती, कचली, सियाड़ो, उनाड़ो, चौमासो, फागण, ये सब गीत। अच्छा, और आगे धार्मिक, तेजाजी महाराज गाओ तो तेजाजी, माता जी की गाओ तो चिरजा, और लंगुरिया, चिरजा, और कौन से? हरजस। और फिर कौन से बच गए आपके? विविध, जिसमें जो बच गए वो सारे इंडोनेर, कांगसी और इस प्रकार के सारे गीत। आगे कौन सा आ गया? व्यवसाय। मैंने 2 बात बताई, तो जातियां और एक उनकी राग। जातियों के नाम बताओ। जैसे 4 जातियां बताओगे। डोली, ढाडी, मिरासी, गंधर्व, कालबेलिया, नट, भोपे, है ना, खूब सारे से मंगनियार, लंगा, खूब सारे नाम याद रखने। उनकी राग बताई थी मैंने, कुछ कौन सी बताओ। देखिए, है ना, युद्ध के टाइम कौन कौन सी राग बजाई जाती है? ये तो सिंधु राग और कौन सी? मारू राग। ये कब बजाई जाती है? युद्ध के टाइम। फिर कौन से आगे आपके? क्षत्रिय। 3 प्रकार के बताए मैंने, कौन कौन से बताओ? मरुस्थलीय, पर्वतीय और मैदान। मरुस्थलीय के गीत बताओ। देखिए कौन कौन से? है ना, पीपली, कुर्जा और रतन राणो, केवड़ो, घुघरी। अच्छा, उसके बाद में आपके पर्वतीय गीत बताओ। देखिए कौन कौन से? पटेलिया, लालर, बिचियो, कुंटारिया सवारी, नावरिया सवारी, ये बड़े। अच्छा, ये जो गीत है, ज्यादातर गीत कैसे हैं? जनजाति, और ज्यादातर कैसे? सामूहिक। उसके बाद मैदानी भाग में कौन कौन प्रकार गीत गाएंगे? श्रृंगार, रसिया, भक्ति, भक्ति रस के गीत गाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? अच्छा, फिर गीतों के प्रकार। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया पालम है। अच्छा, एक लड़की जिसकी सगाई होगी पर शादी होना बाकी है, पति के पास संदेश भेजने वाला गीत। भील महिलाओं के पति का संदेश भेजने वाला गीत कौन सा हो गया? सुबह। दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत। शुभ काम संपन्न होने पर गाया जाने वाला गीत। लड़की की विदाई के टाइम गाया जाने वाला गीत। बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। शादियों में दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। शादी में गालियों वाले गीत। ये पड़े ऊंट के गले का आभूषण कौन से क्षेत्र में? ये पड़े। चलो आगे लिखो। देख, गीत लिखो। जोरावा, कौन सा गीत है? जोरावा। अब इनके क्षेत्र क्षेत्र याद रखने हैं। लिखो, यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन। जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ एनीवन या एनी पर्सन। जो किसी की याद, बेसिकली शहीद वगैरह जो जाया करते हैं उनके लिए गाया करते थे इस प्रकार गीत। जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ एनी पर्सन। देखो, ढोला मारू। ढोला मारू के दारू नहीं आती रहा। राजस्थान की प्रेम कहानी है ढोला मारू। यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन। यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन। जो कि ढाडी समाज के गायकों द्वारा गाया जाता है, विच इज संग बाय सिंगर्स ऑफ ढाडी कम्युनिटी। जो कि ढाडी समाज के गायकों द्वारा गाया जाता है, विच इज संग बाय सिंगर्स ऑफ ढाडी कम्युनिटी। ढाडी समाज के गायकों द्वारा गाया जाता है। यह है ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है। दिस फोक सॉन्ग इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। यह है ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है। यह है ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है। दिस फोक सॉन्ग इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। देखो, ढोला नरवर का राजकुमार था तथा मारू पुगल की राजकुमारी थी। और इस लाइन को बॉक्स में कर लेना। ढोला नरवर का राजकुमार था। ढोला वाज प्रिंस ऑफ नरवर। नरवर पढ़ा था हमने? एमपी। कौन आया था वहां से? नरवर से कौन आया था? दुलेराय। कौन आया था? पढ़ा था हमने कि दुलेराय नरवर से आता है। वो दुलेराय ढोला है। वो दुलेराय ही ढोला है और दूसरा आदमी नहीं है। और ढोलाराय 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 करते करते नाम क्या पड़ गया? दुलेराय। ढोला नरवर का राजकुमार था तथा मारू पुगल की राजकुमारी थी। एंड मारू वाज प्रिंस ऑफ पुगल। पुगल बीकानेर में एक जगह पड़ती है, नरवर मध्य प्रदेश में। मारू कहां की राजकुमारी थी? पुगल। बहुत बचपन में शादी हो गई थी। कोई ढोला 1.5 साल का ही था, मारू को 6 महीने की थी। तो ऐसी उम्र में इनकी शादी हो गई थी। उस घर में तीर्थ स्थान पे आए हुए थे इनके मम्मी पापा, और वहां पर इनकी बचपन में तय कर दिया कि भाई मारू की शादी किसके साथ करेंगे? ढोला। वो शादी तय करके चले गए। उसके बाद में जो ढोला के मम्मी पापा थे वो मर गए और ढोला राजा बन गया। उसके बाद नरवर का राजा बनने के बाद इसने एक शादी और कर ली। तो मारू का पूरा नाम था मारवण। क्या नाम था? और ढोला एक रानी से शादी और कर लेता, उस रानी का नाम था मालवण। थोड़ा सा अंतर है, और लाइक का फर्क है। वो मालवा की राजकुमारी रही होगी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? ये अपने मारवाड़ की रही होगी, इसलिए क्या बोलने लगे? मारवण बोलने लगे। अब ढोला को तो पता ही नहीं था कि मेरी एक शादी पुगल में से पहले भी हो रखी है। बच्चा ही था, उसको ये मेमोरी नहीं रही थी। और उसकी दूसरी शादी किससे हो गई? इसको पता था कि मेरे पति की एक पत्नी और है और पहले उससे शादी हो रखी है। मेरे पति को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। अच्छा, मारू जब बड़ी हुई तो पुगल वालों को लगा कि यार आप ढोला को समाचार भेजना चाहिए। भाई अब मारू बड़ी हो गई, आप मुकलावा लेके जाओ। मुकलावा समझते हो? गोना।
अब वो समाचार भेज दे वहां नरवर आप राजकुमारी का गोना लेने के लिए पधारिए, आप आइए राजकुमारी को लेके जाइए। पर कहते हैं कि जो मालवण थी इसने पहले ही अपने बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे और कहा जैसे ही कोई पुगल से लेटर आए मुझे लाके दे देना। और पुगल से लेटर आए उसमें होगी भाई आप हमारे राजकुमारी को लेने के लिए आओ, और मालवण उस लेटर को फाड़ के फेंक दे। इसलिए ढोला को बेचारे को कई दिन तक पता ही नहीं चला कि मेरे लिए इस प्रकार के लेटर भी आ रहे हैं क्या। एक दिन वो मारू जो मारवण है जो पुगल वाली राजकुमारी है वो दिन रात को सोते हुए सपना देखती है कि एक राजकुमार उसे लेने के लिए आता है, उस राजकुमार के साथ में जा रही है। वो सुबह उठ के अपनी माँ को बताती है कि माँ रात को मैंने ऐसा सपना देखा कि कोई राजकुमार आया मुझे यहाँ से लेके गया। और उसकी माँ ने रो के उसको बात बताई कि बेटी हमने तेरी शादी तो बहुत बचपन में ही कर दी थी, पर अब पता नहीं क्यों वो तुम्हें लेने के लिए नहीं आ रहे। तो उस मारवण को जब लगता है कि अच्छा मेरी शादी हो रखी है मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे, उसे पता चलता है कि ऐसे ऐसे वहां एक रानी और है और वो लेटर फड़वा के फेंक देती है। तो उसने ढाडी बुलाए, ढाडी सिंगर है जो ऊपर लिखा, उन ढाडी बुलाए, उन ढाडियों को कहा कि तुम जाओ उसके दरबार में और गा के बताओ उसको। तुम जाओगे तो क्या पता चलेगा तुम क्या गाने हो क्या गाने नहीं, तुम तो गायक ही हो। वो उसके दरबार में जाते हैं, ढोला को जाके गीत गा के सुनाते हैं और ढोला को उस गीत के माध्यम से पता चलता है कि भाई मेरी एक शादी और हो रखी है। फिर ढोला आता है, पुगल मारवण को लेके जाता है, बाद में मारवण और मालवण दोनों के साथ अपनी जिंदगी बिताता है। ये वाली जो प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी कौन सी है? ढोला मारू। तो ढोला जब गया था यहाँ से तो ऊंट पे लेके गया भाई, अपने क्या चलते थे ऊंट, इसलिए कभी आप ऊंट पे महिला पुरुष दोनों की फोटो देखो वो ढोला मारू। महिला पुरुष दोनों एक साथ बैठे हुए ऊंट पे वो कौन है? तो वो सारी ढोला मारू की फोटो मिलेंगे आपको। तो बाद में बीच में की लड़ाइयां बड़ाइयां होती है, वो लड़ाइयों को पार करता हुआ यहाँ से जाता है। तो पूरी किताब है ढोला मारू पे। राजस्थान में खूब सारी किताबें लिखी गई, ढोला मारूरा दुआ, ढोला मारूरी वात, ढोला मारूरा छंद, ऐसे खूब सारी किताबें लिखी हुई। आप किताबें पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, याद रहेगी बात है। चलो आगे लिखो मुमल। मुमल यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन। यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन। जो कि मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ मुमल महेंद्र। जो कि मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ मुमल महेंद्र। नीचे एक लाइन लिख लो, मुमल लोदरवा की राजकुमारी थी। जैसलमेर में अपनी एक जगह पड़ती है लोदरवा, और महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। मुमल लोदरवा की राजकुमारी थी, मुमल वॉज प्रिंसेस ऑफ लोदरवा। जैसलमेर में जगह, मुमल लोदरवा की राजकुमारी थी, मुमल वॉज प्रिंसेस ऑफ लोदरवा तथा महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। महेंद्र वॉज प्रिंस ऑफ अमरकोट। अमरकोट पाकिस्तान में पहले बाउंड्री थी नहीं, तो पहले पास पास ही पड़ते थे। महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था, महेंद्र वॉज प्रिंस ऑफ अमरकोट। इसको बॉक्स में बंद कर लो। कौन कहां का राजकुमारी है? अमरकोट। कहते हैं जो महेंद्र था इसकी एक बहन की शादी गुजरात की हुई थी। कहां की हुई थी? गुजरात। उसके जीजाजी थे, उनका नाम था हमीर जडेजा। क्या नाम था? हमीर जडेजा। तो एक बार हमीर जडेजा अमरकोट आया हुआ था। हमीर जडेजा वापस जा रहा था तो महेंद्र उसे छोड़ने के लिए आया कि जीजाजी के साथ कई दूर तक चला जाता हूँ, शिकार खेलते खेलते साथ में आ गए, लोदरवा तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? लोदरवा तक। वहां लोदरवा के अंदर ये मुमल रहा करती थी, इसका महल पास में था। वो जीजा साला वहां पे शिकार वगैरह खेल रहे थे, प्यास व्यास लगती है, महेंद्र पानी लेने के लिए जाता है उस मुमल के महल में। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लव एट फर्स्ट साइट है ना, दोनों को एक दूसरे से क्या हो जाता है। उसके बाद महेंद्र डेली अपना ऊंट लेके अमरकोट से लोदरवा मिलने के लिए आता, ऊंट को वहां से दौड़ा था, दिल्ली यहाँ पर आता, मुमल से मिलकर वापस जाता। महेंद्र की जो बाकी रानियां थी उनको पता चला कि भाई रात को गायब कहां हो जाता है, तो भाई ये ऐसे ऐसे मुमल से मिलके आता है। तो एक दिन उन्होंने वो जो ऊंट था उस ऊंट की चोरी करवा दी। ऊंट को वहां से और किसी को आवे तो ऊंट लेके चला जा, गाड़ी खराब हो जाएगी तो जाएगा कैसे। तो उस दिन महेंद्र जैसे ही अपना ऊंट देखने के लिए गया, ऊंट तो था नहीं, तो दूसरा ऊंट लेके वहां से रवाना होता है। कहानी कहती है दूसरे ऊंट को पता नहीं था रास्ता कौन सा है। ऊंट इस मामले में बड़ा समझदार जानवर होता है, एक बार आप जिस रास्ते छोड़ दो उसके बाद उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो खेत में जब किसान ऊंट को लेके जाते हैं किसान आराम से सो जाता है, ऊंट आपको खेत में ले जा खड़ा कर देगा, वापस घर पे लेके जाएगा, चलाने की आवश्यकता नहीं होती उसको। तो वो अपने आप ही आया करता था। उस बार बेचारा ऊंट को रास्ता नहीं पता था, ऊंट भटक गया रास्ता। ऊंट पहले कोई पुगल की साइड में चला गया, फिर वहां से वापस जैसलमेर की साइड में आया। मुमल ने बेचारी ने वेट किया कई देर तक, तो फिर वो नहीं आया तो मुमल सो गई। तो मुमल की एक बहन और थी, उसका नाम था सुमल। क्या नाम था? ये तो मुमल और कौन सी? अच्छा वो सुमल उस दिन उसके पास उस महल में आई हुई थी, और वो दोनों बहनें पहले कोई गेम वेम खेल रही थी। तो सुमल ने जो कपड़े पहन रखे थे वो पुरुषों के कपड़े, लड़कों टाइप के कपड़े पहन रखे थे। वो जब महेंद्र रात को आता है, मुमल सो रही थी पास में एक बिस्तर के ऊपर, वो सुमल सो रही, उसने पुरुषों जैसे कपड़े पहन रखे, और महेंद्र उनको देखता है वहां से वापस चला जाता है। अब उसके बाद वो आना बंद कर देता है, आना बंद कर देता है। तो मुमल को कई दिन टेंशन आया क्यों नहीं आया क्यों नहीं यहाँ पे। फिर मुमल मिलने के लिए जाती है, अमरकोट खुद जाती है। कहते गेट कीपर से जाके जब पूछा कि भाई मुझे महेंद्र से मिलना है, तो महेंद्र ने गेट कीपर को कह रखा था कि मुमल कभी आया मेरा यदि पूछे तो उसको कह देना कि मर गया हो। और उसको लगा यार मेरे साथ बेवफाई है इस प्रकार से, तो वो सुमल को पहचान नहीं पाया। और उसने जैसे गेट कीपर से पूछा भाई महेंद्र कहां, उसने कहा महेंद्र तुम्हें पता नहीं वो तो मर गया। मुमल जैसे ये सुनती है वो मर जाती है। मुमल जैसे इस बात को सुनते भाई महेंद्र मर गया, तो उसने कहा जिंदा रह के भी क्या करना है, अब ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं है। मुमल के सांस निकल जाते हैं। महेंद्र को जब ये पता चलता है कि वो मेरे से कितना प्यार करती थी, और ये बात सुन के कि मैं मर गया वो मर गई, महेंद्र पागल हो जाता है, दीवारों में सिर्फ बिड़ा बिड़ा के मरता है बाद में। तो दुखद प्रेम कहानी है, डोला मारू वाली जो हैप्पी एंडिंग है, ये वाली बात अरिजीत सिंह के गाने सुनने वाली सी बात है। देखो बिछुड़ो, बिछुड़ो। देखो ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ हाड़ौती रीजन। यह है हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ हाड़ौती रीजन। यह है हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है।
कहां का लोकगीत है? हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। सिंपल सी बात है, बिच्छू समझते हो? एक बंदे को बिच्छू कहा गया, महिला को बिच्छू कहा गया और महिला मरने वाली है, तो वो अपने पति को कहती है कि मेरे मरने के बाद दुख मत पाना, दूसरी शादी कर लेना, वरना कैसे रोटियां बनाओगे, क्या करोगे? तो मैं तो मरी होती रात खा गए बेरी भी छोड़ो। तो ऐसी अच्छी लड़कियां कौन से क्षेत्र में होती है? पीछे वाले तुम राजी तो ऐसे होते हो। लिखो अगला गीत, लिखो इसकी। लिखो यह मेवात क्षेत्र का लोकगीत। इट इज द फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत। इट इज द फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। आवा हिचकी बेरन आवा हिचकी, तो बादलों पुकारे बेरन आवा हिचकी। कोई याद करता है उस समय जो गीत गाया जाए, गीत कौन सा होता है? क्षेत्र याद रखना आपने, और कुछ याद नहीं रखना। लिखो पीपली। यह है शेखावटी तथा मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज द फोक सॉन्ग ऑफ शेखावटी एंड मारवाड़ रीजन। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है? तीज। लिख लो, जो तीज के समय गाया जाता है, विच इज संग ऑन तीज। जो तीज के समय गाया जाता है, विच इज संग ऑन तीज। शेखावटी तथा मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। और आप कभी सीमा मिश्रा की आवाज में सुनना, धड़कने बंद सी हो जाती है। बस पीपली वास्तव में सीमा मिश्रा का 15-16 मिनट का गीत है। आप सुनोगे, आपको टप्पे समझ में भी आएंगे उसके। कल सुन के आना, कल मैं पूछूंगा कौन कौन से पैराग्राफ है उसके अंदर। लिख के लाओगे? हाँ लिख के लाना। आगे लिखो चिरमी। चिरमी पौधा होता है। चिरमी बाबू सारी लाडली चिरमीरा डला चार। यह भी शेखावटी तथा मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ऑल्सो ए फोक सॉन्ग ऑफ शेखावटी एंड मारवाड़ रीजन। यह भी शेखावटी तथा मारवाड़ क्षेत्र का एक लोकगीत। इट इज ऑल्सो ए फोक सॉन्ग ऑफ शेखावटी एंड मारवाड़ रीजन। मैं बता देता हूं, इसे लिखना कुछ मत, मैं बता। एक लड़की अपने ससुराल में रह रही है, पीहर वाले कई दिनों से लेने के लिए नहीं है। अब तो फोन आ गए, फोन आ गए तो अब तो लड़की फोन करते भाई भैया लेने के लिए आ जाओ, कितने दिन हो गए, मुझे घर की याद आ रही है। पहले फोन तो थे नहीं, वो वेट ही कर सकती हो तो क्या करे, तो बेटी बेटी चिरमी को संबोधित करके गीत गाती है। और चिरमी बाबू सारी लाडली चिरमीरा डाला चार, तो वास्तव में खुद को एड्रेस कर रही होती कि मैं मेरे बाबू सारी चिरमी की तरह थी, उनकी लाडली थी, भगवान जाने इस बार लेने के लिए क्यों नहीं है। तो लड़की जो ससुराल रह रही है वो अपने पीहर को याद करती है, उस समय जो गीत गाती है, गीत कौन सा याद रह जाएगा? ये अपने मुख्य मुख्य गीत है। 2-4 जगह छोड़ लो, नीचे और को याद आएगा, दिमाग लिख लेंगे। अगले को लोक गायन से लिया, फोक म्यूजिक स्टाइल्स। लोक गायन से लिया। हाँ सब करवा दूंगा मैं, मुझे पता है तुम लिख के लाई हो। हाँ लिख लिख के लाई हो तुम। हाँ तभी जिनके लिख के लाए हुए थे उनके मन में रहता है पूछ क्यों नहीं रहा, हमसे मेहनत करवा ली। और वैसे मैं कई बार कहता हूँ आगे के बेंच पे बैठने वाली लड़कियां बड़ी बदमाश होती है इस मामले में, है ना? वो हमेशा होमवर्क पूरा करके लाती है। तुम्हारी लीला अपरंपार, तुम्हें भगवान ही नहीं समझेगा। और छोटी क्लास में नहीं होता था कि सर कहते होमवर्क करके लाना, और दूसरे दिन सर तो भूल जाते फिर भी, और अपना किया हुआ नहीं अपने बेटे बेटे सोचते बच गया। आज आगे की बेंच पे जो लड़कियां बैठी थी उनमें से कोई कहता सर को भी चेक करनी थी, सर ये डंडा लाओ रे। क्योंकि सर को पता है निकम्मे जो पीछे तालियां बजा रहे हैं इनका एक नहीं किया हुआ है। हाँ फिर सर यूं तो तुम्हारे डंडे ज्यादा खाए मेरे पीछे पड़ोगे, इसलिए तुम्हें याद आती है उन बातों की। तो लोग गायन से लिया, पहला लिखो मांड। एक गायन से लिया मांड। अच्छा प्राचीन काल में अपने जैसलमेर वाले इलाके का नाम था मांड। जैसलमेर इलाके को बोलते क्या थे? मांड बोलते। तो जैसलमेर इलाके में जो गायन शैली विकसित हुई कौन सी होगी? मांड। देखो प्राचीन काल में इन एंशिएंट टाइम्स, क्या रावण कौन है? सुरपणखा का भाई है रमी, कैसे हंसता है ऐसे। देखो प्राचीन काल में इन एंशिएंट टाइम्स जैसलमेर क्षेत्र को मांड कहा जाता था। जैसलमेर रीजन वाज कॉल्ड एज मांड। जैसलमेर क्षेत्र को मांड कहा जाता था। जैसलमेर रीजन वाज कॉल्ड एज मांड। इस क्षेत्र में मांड गायन शैली विकसित हुई। मांड म्यूजिक स्टाइल वाज डेवलप्ड इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में मांड गायन शैली विकसित हुई। मांड म्यूजिक स्टाइल वाज डेवलप्ड इन दिस एरिया। स्टाइल मतलब क्षेत्र विशेष के लोगों गाने का एक तरीका। इस क्षेत्र में मांड गायन शैली विकसित हुई। लिख लो मुख्य गीत केसरिया बालम। मुख्य गीत केसरिया बालम। मुख्य गीत मेन सॉन्ग केसरिया बालम में लिखवाया था, वहां भी केसरिया बालम मांड गायन शैली में गाया जाता, लिखवाया था ना। अब मांड समझ में आएगा कि कहां की जो शैली है उसको मांड कहा जाता है। लिखो मुख्य गायक कौन है, गायक गायक मुख्य कलाकार लिख लो, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट कौन कौन है इसके। अल्लाह जिलाई भाई और गौरी भाई, ये दो बीकानेर से भी। एक पाली से भी गौरी भाई, गौरी भाई दो हैं भाई, एक बीकानेर से, एक कहां से वे पाली। एक उदयपुर से भी मंगी भाई।
एक जोधपुर से वे जमीला बानो, और एक जयपुर से वे बन्नो बेगम। कौन कौन है बताओ देखिए दोबारा। बीकानेर से कौन है? अल्लाह जिलाई भाई और गौरी भाई। पाली से कौन है? गौरी भाई। उदयपुर से मांगी भाई। जोधपुर से जमीला बानो। जयपुर से, इनमें दो के नाम जाके स्टार लगाओ, तो अल्लाह जिलाई भाई और एक पाली वाले गौरी भाई। इन दोनों को अपना एक अवार्ड मिला हुआ है, राजस्थान रत्न। क्या मिला हुआ है? कौन सा पुरस्कार है? जैसे भारत रत्न मिलते हैं, वैसे क्या मिलते हैं आपके? राजस्थान रत्न। इन दोनों को राजस्थान रत्न मिला हुआ है। पर आज आप घर पे जाके इन दोनों के बारे में और सर्च करेंगे कि इनको और कौन कौन से मेडल मिले हुए हैं। इनको पद्मश्री मिले हुए हैं, इनको गायकी के कई सम्मान मिले हुए हैं, कौन से राजा के दरबार में थे, कब गाया करते थे। आज का होमवर्क आपका लिख के लाओगे किस किस के बारे में? अल्लाह जिलाई भाई और एक जयपुर वाली का नाम याद रखना, इसका क्या नाम है? और ये बेगम नाम वाली जीती हुई है, जयपुर में भी है। बेगम नाम लिखी हुई जीती हुई गायिका भी कहां पर भी है? जब तो अभी आजकल अपने एक जयपुर के अंदर गायिका बतूल बेगम। कौन सी है? बतूल, जिसको इस बार नारी शक्ति पुरस्कार मिला। बतूल बेगम को क्या दिया गया? 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार। ये भारत में नारी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। महिलाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, वो कौन सा है? नारी शक्ति पुरस्कार। 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया? बतूल बेगम को। कौन सी गायकी के लिए? मांड गायकी के लिए। कौन सी गायकी के लिए? कब दिया जाता है ये पुरस्कार? कब दिया जाएगा बताओ देखे। महिला को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान, महिला दिवस। महिला दिवस, महिला दिवस कब आता है? अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट देता होगा? महिला एवं बाल विकास, महिला एवं सीडीपीओ। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन सा? महिला एवं बाल विकास। दिया कब जाता है? 8 मार्च को। पुरस्कार कौन सा? नारी शक्ति। इस बार किसको मिला? बतूल बेगम। बतूल बेगम किसके लिए फेमस है? मांड गायकी। बतूल बेगम कहां की है? कहां की है? लिखो नीचे, क्या याद रह जाएगा वैसे। लिख लो, लिख लो एक नीचे, लेके बॉक्स में बंद कर लो। वैसे करंट का करंट में पढ़ लेते, पर ये लिख लो अपने। देखो 2022 ईस्वी में 2022 2022 ईस्वी में मांड गायकी के लिए, फॉर मांड म्यूजिक स्टाइल, मांड गायकी के लिए फॉर मांड म्यूजिक स्टाइल, बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। बतूल बेगम को में जयपुर लिखना। बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। बतूल बेगम वाज अवॉर्डेड बाय नारी शक्ति पुरस्कार। बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। बतूल बेगम वाज अरेस्टेड बाय नारी शक्ति पुरस्कार। इंग्लिश में ही लिखना नारी शक्ति, तो ह्यूमन एम्पावरमेंट मत कर लेना। नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। बॉक्स बंद करो इनसे बातों। नीचे एक लाइन और लिखो। यह भारत में महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह भारत में महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, जो केवल महिलाओं के लिए ना। यह भारत में महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इट वॉज हाइएस्ट ऑनर फॉर वीमन इन इंडिया। इट इज हाइएस्ट ऑनर फॉर वीमन इन इंडिया। यह भारत में महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इट इज हाइएस्ट ऑनर फॉर वीमन इन इंडिया, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला दिवस के दिन दिया जाता है। जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला दिवस के दिन दिया जाता है। विच इज गिवन बाय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑन विमेंस डे, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला दिवस के दिन दिया जाता है। विच इज गिवन बाय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑन विमेंस डे। बॉक्स बंद कर लो इन बातों, याद रह जाएगा। अभी किसी एग्जाम में पूछ रखा थोड़ा दिन है ना, किसमें? हाँ, कोई कंप्यूटर मीटर के साथ एक दिन कोई बच्चा मेरे पास लाया, सर बतूल बेगम। तो यार वैसा मेरा तो करंट में पढ़ा हुआ था नहीं, पर बेगम देखे जयपुर की। और बन्नो बेगम मांड गायकी रही, तो बतूल बेगम भी किसकी है? मांड गायकी। पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है सवाल। फिर वो देखा तो उस पता चला गया 2022 में करंट में पूछा होता है सवाल। करंट का अपने कल्चर का तो है नहीं, पर फिर भी अपने याद रख ले यहाँ पर। अच्छा, मांड गायकी शुरू तो कहां से भी थी? जैसलमेर। कहां से भी? पर अपने तो पढ़ रहे हैं जोधपुर में भी गायिका है, उदयपुर में भी गायिका है, बीकानेर में भी गायिका है। इसका मतलब मांड गायकी पूरे राजस्थान में फैल गई। और बाद में मांड गायकी कई स्टाइल हुए। फिर बोलने लगे जयपुरी मांड, उदयपुरी मांड, जोधपुरी मांड, जैसलमेरी मांड, ऐसे अलग अलग प्रकार हो गए। आई बात समझ? नीचे एक लाइन और लिखो। यह गायन शैली पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हुई थी। दिस म्यूजिक स्टाइल became popular in all Rajasthan, entire Rajasthan. यह गायन शैली संपूर्ण राजस्थान में लोकप्रिय हुई थी। दिस म्यूजिक स्टाइल became popular in entire राजस्थान। लिख लो, जैसे उदयपुरी मांड, जयपुरी मांड, जोधपुरी मांड, बीकानेरी मांड, 3-4 नाम लिख लो ऐसे। जैसे जयपुरी मांड, उदयपुरी मांड, जोधपुरी मांड, बीकानेरी मांड। दो नंबर लिखो, मांगनी यार।
लिखो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन मंगनियार समाज के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ मंगनियार कम्युनिटी, मंगनियार समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ मंगनियार कम्युनिटी, मंगनियार समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ मंगनियार कम्युनिटी, यह गायन शैली विकसित की गई थी, डेवलप दिस म्यूजिक स्टाइल, यह गायन शैली विकसित की गई थी, डेवलप दिस म्यूजिक स्टाइल। मुख्य वाद्य यंत्र लिखो इनके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कमाईचा और खड़ताल। आगे अपने वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब इनकी वापस बात करेंगे। कमाईचा और खड़ताल, कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखे? कमाईचा और खड़ताल। मुख्य कलाकार लिखो, मेन आर्टिस्ट, ये तो साकर खां, ये साकर का कमाईचा बजाया करते थे, आगे लिख लेना कमाईचा वादक, कमाईचा प्लेयर। एक वे सदीक खां, ये खड़ताल बजाया करते थे, इनका नाम ही पड़ गया खड़ताल का जादूगर, मैजिशियन ऑफ खड़ताल, खड़ताल का जादूगर, मैजिशियन ऑफ खड़ताल, खड़ताल का जादूगर, मैजिशियन ऑफ खड़ताल। कौन कौन दो बंदे बताओ देखे? साकर खां और सदीक। सागर खान क्या बजाते थे? कमाईचा। और सदीक खान क्या बजाते थे? तो कोई पूछे खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सदीक। कमाईचा वादक कौन हुए? सागर खान। कोई पूछे कमाईचा वादक सागर खान कौन सी गायन शैली से जुड़े हुए थे? मंगनियार गायकी कौन से क्षेत्र में विकसित हुई? इसका नाम मंगनियार क्यों पड़ा? समाज का नाम ही क्या है? मंगनियार। मुझे याद है आईएएस में सवाल था, मंगनियार क्या है? मेघालय में लकड़ी से बनने वाले पुल, पंजाब में वैसाखी के समय किया जाने वाला एक डांस, उत्तर भारत के अंदर घुमक्कड़ व्यापारी जाति तथा पश्चिमी भारत में संगीत का व्यवसाय करने वाली एक जाति, गायन शैली है ना, पश्चिमी भारत में संगीत का गायन शैली करने वाली एक जाति यही होगी। तो अब अपने राजस्थान वालों की तो राजस्थान जी की पढ़ी हुई होती है, तो मंगनियार हो गया। बाकी आईएएस का एग्जाम तो मेघालय वाला ही दे रहा है, उसके वजह से पढ़ा नहीं गया कि मंगनियार क्या है, अंग्रेजी में मंगनियार हो गया ना। तो यूपी बिहार वाले कई दिन तो घूमते फिर मंगनियार क्या होता है, तो मंगनियार ये ध्यान रखना आपने। अच्छा, खड़ताल का जादूगर किसको कहते हैं? इन सदीक खान साहब के नाम पर अपने जयपुर के अंदर एक संस्था बनाई हुई है, संस्था का नाम है संगीत सदीक खान मंगनियार लोक कला अनुसंधान परिषद। क्या नाम है? दोबारा बोलो देखे। सदीक खान मंगनियार लोक कला, सुनना देखो बात भाई, लोक कला अनुसंधान परिषद बनाई, सिंपल सा तो ये है, फोक कल्चर रिसर्च सेंटर, रिसर्च काउंसिल। क्या बनाएगी? फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल बनाएगी। अब इसका नाम किसके नाम पे रखा जाता है? किसके नाम पे रख दिया? सदीक। आई बात समझ में कि भाई एक कलाकार के नाम पर इसका नाम रख दो, तो कौन से कलाकार के नाम पे रख दिया? पूरा नाम बोलो, सदीक खान मंगनियार लोक कला फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल। ये बनाएगी 2003 में। कब बनाएगी? जयपुर में। कब बनाएगी? तो दोनों बात याद रखना, सदीक खान मंगनियार लोक कला अनुसंधान परिषद कहां स्थित है? जयपुर। कब बनाई गई? दोनों लिखो, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर समझते अपने को लगता है कि संस्था कहां रही? जैसलमेर बाड़मेर ना, संस्था कहां पर है? जयपुर। ऐसा कैसा उतार लो और बॉक्स में बंद कर लो, सदीक खान मंगनियार फोक कल्चर रिसर्च काउंसिल। ठीक है, आगे चले, उतार लिया। अगली लंगा, सेम लिखो, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर कम्युनिटी, सॉरी रीजन, इन जैसलमेर बाड़मेर रीजन, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटी, लंगा समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटी, लंगा समुदाय के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटी। यह गायन शैली विकसित की गई थी, डेवलप दिस म्यूजिक स्टाइल। यह गायन शैली विकसित की गई थी, डेवलप दिस म्यूजिक स्टाइल। एक गायन शैली जो जैसलमेर से शुरू हुई, पूरे राजस्थान में फैल गई, वो तो कौन सी हो गई? मांड। दो गायन शैलियां तो जैसलमेर बाड़मेर में वहां के अलग अलग समुदायों द्वारा विकसित की गई, वो कौन सी हो गई? मंगनियार और लंगा। देखो मुख्य वाद्य यंत्र उनके कौन कौन से थे? कमाईचा और, यहाँ पे कमाईचा तो सेम है, खड़ताल की जगह कर लो सारंगी। वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो मैं वापस पूछूंगा, कमाईचा कौन बजाते हैं, सारंगी कौन बजाते हैं, याद रहेंगे आपके? तो दोनों में कॉमन तो कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? अब कोई पूछेगा ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो लंगा तथा मंगनियार दोनों गायकों द्वारा काम में लिया जाता है? कमाईचा। और लंगा लेते हैं बाद में, सारंगी मंगनियार क्या लेते हैं? करताल। प्रमुख गीत लिख लो, निम्बूड़ा निम्बूड़ा निम्बूड़ा, ला दो माने काचा काचा पका पका निम्बूड़ा, हम दिल दे चुके सनम, उसी मूवी का है। और मैं उस दिन बता रहा था कि मूवी में तो बाद में गाया गया, हमारा तो 1000 सालों से गाया जा रहा है। एक महिला है जो प्रेग्नेंट है
और वो अपने पति को ये बात बताना चाहती है, पर बताए कैसे, शर्म आती है, इसलिए कहती है खट्टी चीज लाके दो। अगला लिखो तालबंदी। अगला कौन सा आपका? तालबंदी। आपने जो मथुरा के आसपास वाला इलाका है, इस इलाके को बोलते ब्रिज। क्या बोला करते? मुगलों का जब राज था तो औरंगजेब मुगल बादशाह बना, और औरंगजेब ने संगीत पे रोक लगा दी। औरंगजेब ने कहा संगीत हराम है, इस्लाम में संगीत का प्रयोग मना है, इसलिए कोई भी गीत नहीं गाया। उन्हें संगीत का जनाजा निकाला। उन्हें आज के बाद संगीत कोई गाता हुआ दिखेगा मैं जीभ काट लूंगा तुम्हारी। तो जो ब्रिज के आसपास में साधु संत रहते वो बेचारे भजन कीर्तन करते, और उसने औरंगजेब ने इन पे भी रोक लगा दी ना गीत तो कोई गाएगा ही नहीं। तो ये ब्रिज से अपने राजस्थान की तरफ आ गए, और अपने राजस्थान की तरफ आएंगे तो ब्रिज के टच करता हुआ राजस्थान में इलाका कौन सा होगा अपना? भरतपुर, करौली, अलवर, ये इलाका होगा। तो इस भरतपुर करौली अलवर वाले इलाके के अंदर उन साधु संतों ने जो गायन शैली विकसित की वो कौन सी थी? देखो, औरंगजेब ने जब संगीत पर रोक लगा दी थी, व्हेन औरंगजेब पुट बैन ऑन म्यूजिक, औरंगजेब ने जब संगीत पर रोक लगा दी थी, व्हेन औरंगजेब पुट बैन ऑन म्यूजिक, तब ब्रिज क्षेत्र के साधु संत, देन सेंट्स ऑफ ब्रिज एरिया, तब ब्रिज क्षेत्र के साधु संत, देन सेंट्स ऑफ ब्रिज एरिया राजस्थान आ गए थे, केम टू राजस्थान, राजस्थान आ गए थे, केम टू राजस्थान, राजस्थान आ गए थे, केम टू राजस्थान, तथा इन्होंने तालबंदी गायन शैली विकसित की, एंड दे डेवलप्ड तालबंदी म्यूजिक स्टाइल, तथा उन्होंने तालबंदी गायन शैली विकसित की, एंड दे डेवलप्ड तालबंदी म्यूजिक स्टाइल, तालबंदी गायन शैली विकसित की, दे डेवलप्ड तालबंदी म्यूजिक स्टाइल। क्षेत्र लिख लो, कौन कौन सा क्षेत्र लिख लो, दो तीन नाम, भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, ये पूरा इधर वाला इलाका, पूर्वी राजस्थान जिसको अपने बोलते हैं। क्षेत्र रीजन कौन से इलाके में विकसित की भाई? मुख्य वाद्य यंत्र लिखो, नगाड़ा। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नगाड़ा। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? एक गायन शैली पूरे राजस्थान, जैसलमेर से शुरू होकर पूरे राजस्थान में फैली, कौन सी है? दो गायन शैलियां जैसलमेर बाड़मेर में विकसित हुई, लंगा और मंगनियार। एक गायन शैली पूर्वी राजस्थान विकसित हुई, याद रहेगी चार। लिखो संगीत घराने, नेक्स्ट हेडिंग डालो, संगीत घराना लिख लो, या संगीत घराने लिख लो, म्यूजिक घराना। इंग्लिश में आप चाहो लिख सकते हो स्कूल ऑफ म्यूजिक। गायन शैलियां होगी, खत्म होगी, नया हेडिंग डालना ना। पहले हमने लोकगीतों के प्रकार पढ़े, पहले लोकगीतों की परिभाषा, उसके बाद में प्रकार, उसके बाद में उनके कौन कौन से लोकगीत है प्रमुख, उसके बाद पढ़ी उनकी गायन शैलियां। अब क्या पढ़ेंगे अपने? ये क्या होता है घराना, क्या होता है ये सुनना थोड़ी सी बात। घराने का नॉर्मल सा मीनिंग है, एक कोई गायक है वो कोई स्पेशल एक गाना तैयार करता है ना। गाने का मतलब भाई उसकी जो लय ताल छंद उसके अनुरूप है, इसको इतना ऊंचा गाना, इतना नीचा गाना, इस राग में गाना है, कैसे गाना है, वो सब वो एक बंदा तय करता है। वैसा का वैसा वो अपने चेले को सिखाता है, उसका चेला अगले चेले को, उसका चेला अगले चेले को। ये कड़ी जब बन जाए उसको घराना बोलते हैं। बात समझे? तो स्कूल, स्कूल का मतलब ये होता है एक प्रकार की चीजें सिखाई जाए जहां पर, तो वो क्या हो जाएगी आपकी स्कूल। तो वो स्कूल है, एक बंदा, एक गुरुजी है, उस गुरुजी का चेला, फिर चेला, फिर चेला, फिर चेला। ये गुरु चेले वाली परंपरा जब संगीत के अंदर आती है तो संगीत में किसको जन्म देती है? घराने को जन्म देती है। किसको देती है? घराने। एक तो इंडिविजुअल है, आपने गा दिया, आपके साथ ही वो मर गया, आप मरे, आपके साथ आपका म्यूजिक मर गया। दूसरे ने गाया, उसने अपने हिसाब से गाया, वो मरा, तब उसका म्यूजिक मर गया। एक ही है, एक के गाने के बाद उसके चलो ने आगे कंटिन्यू किया, उसके चलो ने आगे कंटिन्यू किया, यो 5 7 10 पीढ़ियां बीत जाए लगातार, उसको बाद में क्या बोलने लग जाते हैं। तो शुरुआत के अंदर तो ये थे कि बाप ने बेटे को सिखाया, बेटे ने पोते को सिखा दिया, बाद में धीरे धीरे दूसरे लोग सीखने लगे, सर हमें भी सिखा दो, इन्होंने फीस लेके सिखाना शुरू कर दिया, बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो इन घरानों का विकास होता चला गया। पहले घराने किसी एक ही परिवार के पास रहा करते थे, आजकल इन घरानों के अलग अलग प्रकार के लोग मिलने लग जाएंगे आपको। भाई बात समझो। अब अपने घराने पढ़ते हैं कौन कौन से। तो मैं 3 बातें लिखूंगा, देखना। एक तो अपना घराने का नाम लिखेंगे, भाई घराने का नाम कौन सा है, एक इसको शुरू करने वाला कौन था, फाउंडर, और एक आगे किसने बढ़ाया, ढंका हुआ आगे, उसका नाम लिखेंगे। तो मुख्य कलाकार, तो 3 हेडिंग डाल दो अपने, घराना, फाउंडर और मेन आर्टिस्ट। पहला घराना लिखते हैं अपने जयपुर, कौन सा घराना था, और इसको शुरू करने वाले थे मनरंग। कौन थे? वास्तव में नाम था उनका भूपत खां। क्या नाम था? भूपत खां। लेकिन उनको सुन के मन रंगीन हो जाता लोगों का, ये लोगों ने उनको क्या करना शुरू कर दिया, और इसको आगे बढ़ाने वाले कोई बंदे थे, उनका नाम था मोहम्मद अली खां। क्या नाम है? और इनके पास भाई अपने जयपुर में कोठी थी, तो इनका नाम ही पड़ गया कोठी वाले, कि कौन से मोहम्मद अली खान, कि जिनके पास क्या है, कोठी। फिर इनको कोई रास्ते में मिलता कि मोहम्मद अली खान साहब कोई गीत तो सुना दो, ये कहते थे आओ कभी कोठी पे, हवेली नहीं थी इनके पास, कोठी थी, तो कोठी पे बुला के गीत कौन सुनाया करते? मोहम्मद अली खान। कौन से घराने के गीत सुनाते? जयपुर घराने के। कौन से घराने के? है ना, ख्याल गायन शैली का घराना था। कौन सी गायन शैली है? नीचे लिखना आप, मैं बता दूंगा बाद में।
इसे एक का ही याद रखना है थोड़ा सा। घराना ऑफ ख्याल म्यूजिक स्टाइल, ख्याल गायन शैली का घराना, घराना ऑफ ख्याल म्यूजिक स्टाइल। अपने ना भारत में बेसिकली दो म्यूजिक स्टाइल विकसित हुए थे, एक ध्रुपद और एक ख्याल। कौन सा हुआ था? ध्रुपद और ख्याल। कौन कौन से दो हो रहा था? ध्रुपद और ख्याल। बेसिकली जो अपने संस्कृत की पुरानी किताबों में जो क्लासिकल म्यूजिक था, उस म्यूजिक के जब घराने बने वो तो कौन से थे? ध्रुपद। सटीक एकदम, जो बातें लिखी हुई है म्यूजिक के अंदर वैसी वैसी आगे यदि चलाई गई तो वो तो कौन सा हो गया आपका? ध्रुपद। उस ध्रुपद में जब थोड़े मसाले डाल दिए गए, वो कौन सा है? आई बात समझ? और बिना मसालों के भारतीयों की पार नहीं पड़े। तो अपने हर चीज में क्या डालने होते हैं? अंग्रेजों ने चाय बनाई थी, तो अंग्रेजों में चाय का मतलब ये था कि पानी और चाय की पत्ती, पानी और उसमें चाय की, अंग्रेज यही पीते हैं और कुछ पीते नहीं, जिसको आप ग्रीन टी बोलते हो आजकल, बस उनका मतलब यही है। बस सीधे ग्रीन टी की जो पत्तियां हैं वो पत्तियां डाल लो इसके अंदर और बस चाय डाल लो और पी लो इसको। अपने वहां का है दूध, सबसे पहले क्या डाला जाए? दूध डाला जाए इसके अंदर, बाद में इसके अंदर चीनी, बाद में इसमें अदरक, इलायची, सूंठ, लौंग मिर्च, काली मिर्च, लौंग, और क्या बचा? हाँ, तुलसी के पत्ते। अब वो और कुछ भी हो सकती है लेकिन चाय नहीं है। जिसको आप चाय कहते हो वो चाय नहीं है वो, और उसको आप जो नाम देना चाहो वो नाम दे लो। हाँ, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी ये भी डालते हैं। अल्लाह रहम करे बेचारी चाय। अपने वाली चाय को आगे पी ले तो यार ये कुछ भी हो सकता है दूसरा, लेकिन क्या नहीं है? चाय नहीं है अपने वाले तो बस वो बात है। अच्छा, ये चाइनीज फूड जितने खाते हो तो इनका नाम चाइनीज फूड है यार, ये तुम्हारा इंडियन फूड है। चाइना वाले मिर्च खाते ही नहीं, और तुम उसको दे भाई थोड़ा एक्स्ट्रा मिर्च, एक्स्ट्रा बिना मिर्च के तो पार नहीं पड़ेगा, थोड़ा मिर्च और डाल। ये आप जो ये पिज्जा बर्गर खाते हो तो ये दिलीप सर हमें समझते हैं कि वहां यूरोप में जाओ वहां पिज्जा बर्गर खा लो तो अपने उल्टी हो जाए। तो सिंपल होता, कुछ होता नहीं, कोई मसाले वसाले कुछ ही नहीं होते उसमें। ये मसाले, ये मिर्चें डालनी आपने शुरू किए, तो आपने हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलाना शुरू कर दिया। तो हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक था वो तो कौन सा है? इसमें मसाले जब मिला दिए, और बाद में विकसित ज्यादा कौन सा होगा? क्लासिकल चीज प्योर किसी को दी जाए तो अपने तो एपच है ना, तो अपने तो नॉर्मल कहते हैं भाई रे प्योर देसी घी तो जचे ही नहीं। प्योर देसी घी तो किसी खिला दिया जाए तो बाद लूज मोशन हो उसके, तो अपने तो मिलावट वाला आता है, यही सेट बैठता है। अपने प्योर पानी पिला दिया जाए तो अपने लगता है ना यार मजा नहीं आ रहा है ना। अपने तो ये गंदगी वाला पानी सीवरेज लाइन का मिला हुआ साथ में इस प्रकार का आता तो अपने लगता है ये बड़ा सही है, इस वाले में टेस्ट आ रहा है, उधर तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। हर चीज अपने तो वो है। सब्जियां गंदे नाले वाली जो आती है अपने वो खाते तो अपने को अच्छी लगती है, बाकी कोई यूं सीधी सब्जी ला के अपने नहीं यार ये क्या है भरती सब्जी। तो जो क्लासिकल था वो तो कौन सा था? ध्रुपद। मसाले मिलाए तब क्या हो गया? ख्याल हो गया। तो ये ख्याल गायन शैली का अपना सबसे मुख्य घराना था वो कौन सा था? जयपुर के वाला लिखो पटियाला, पटियाला घराना लिखो। आप एक बार नाम लिखो पटियाला। अब आपको लगेगा सर पटियाला है तो फिर अपने क्यों पढ़ रहे हैं? अपने राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, तो अपने जयपुर के बंदे पटियाला गए थे तो जयपुर घराने की शाखा है, ब्रांच जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड। देख लो जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना, जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना। और इसको शुरू करने वाले दो बंदे थे, सुनना है लिखना मत। एक बंदे का नाम था अली बख्श, क्या नाम था? एक बंदे का नाम था फतेह अली। कौन कौन है तो बताओ देखे? अली बख्श और फतेह। लोग इन्हें प्यार से कहते आलिया फतू, क्या कहते? अली बख्श का क्या हो गया? फतेह अली का क्या हो गया? तो आलिया फतू ने कौन सा घराना शुरू किया? वास्तव में नाम क्या था? उतारो देखे, प्रवर्तक में लिखो आलिया फतू। अली बख्श और फतेह अली। एक बार इन्होंने टोंक के नवाब के दरबार में गीत गाया। किसके नवाब के दरबार में? टोंक नवाब साहब के दरबार। टोंक नवाब साहब बड़े राजी हुए और टोंक नवाब ने कहा कि यार तुम इतना डिसिप्लिन गीत गाते हो, जितना डिसिप्लिन सेना में होता है उतना डिसिप्लिन तुम्हारे गानों के अंदर दिखाई देता है। तो जैसे सेना में होते हैं जनरल, कर्नल, वैसे तुम दोनों म्यूजिक के क्या हो? जनरल और कर्नल। तो इनको क्या उपाधि मिली? जनरल और कर्नल। कौन से नवाब ने दी? लिखो टोंक के नवाब ने, नवाब ऑफ टोंक। टोंक के नवाब ने, नवाब ऑफ टोंक, इन्हें जनरल कर्नल की उपाधि दी थी। गेव हिम टाइटल्स ऑफ जनरल कर्नल, इन्हें जनरल कर्नल की उपाधि दी थी। गिव देम टाइटल्स ऑफ जनरल एंड कर्नल या जनरल कर्नल, गिव देम टाइटल्स ऑफ। किसके नीचे लिखेगा तू बता, किनको मिली उपाधि? इसका दिमाग खराब हो गया, तेरा थोड़ी होगा। आलिया पत्तू, आलिया का तू है जनरल और पत्तू को का तू क्या है? कर्नल। किसके? संगीत। किसने कहा ऐसा? टोंक के नवाब। किसको कहा? आलिया पत्तू कौन सा घराना शुरू करने वाले? और इस घराने के आगे जो मुख्य कलाकार हुए वो गुलाम अली। मुख्य कलाकार लिख लो गुलाम अली। ठीक है, कौन से बताओ देखे? गुलाम। अगला घराना लिखो अतरौली। अतरौली भी जगह का नाम, यूपी में अतरौली है, अपने यहीं जयपुर से गए ये लोग भी, तो लिखो जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना।
जयपुर घराने की शाखा। और इसको शुरू करने वाले थे, उनका नाम था साहब खान। क्या नाम था? साहब खान। और आगे बढ़ाने वाले थे, उनका नाम था मानतोल खान। मानतोल ही लिखना, मापतोल मत कर लेना कहीं। मानतोल खान। और मानतोल खान साहब जब गाया करते थे तो लोग रोने लग जाते, आंखों से एकदम आंसू टप टप गिरने लग जाते। इसका मतलब ये नहीं बहुत गंदा गाते थे कि लोग कहते भाई रुक जाए यार, अब नहीं सहा जा रहा है। नहीं, इसका मतलब है कि जिनको जो कोई नए नए झटके लगे होते थे तो उनको बाद में आंसू आते। तो इनका नाम पड़ गया रुलाने वाले फकीर। क्या नाम पड़ गया? तो लिख लो इनके क्वेश्चन, रुलाने वाले फकीर। अरिजीत सिंह थे उस टाइम के, चन्ना मेरिया गाया करते, रुलाने वाले फकीर। अगला घराना लिखो, किराना घराना। किराना भी यूपी में एक जगह नाम है किराना। किराना से जो घराना विकसित हुआ उसका नाम क्या हो गया? किराना। किराना घराना। किराना घराने को शुरू करने वाले थे बंदे अली खां। किराना घराना खूब अच्छे सिंगर हुए बाद में। एक सिंगर हुए भीमसेन जोशी। 2008 का भारत रत्न था भीमसेन जोशी को, लिख लेना क्वेश्चन, भारत रत्न 2008। हाँ, नाम याद कैसे होंगे? तो भीमसेन जोशी, अच्छा तो मैंने बताया ना, अब मैं बताता हूँ, रुक लिख। उस्ताद रज्जब अली राजी, रोशन आरा बेगम, और गंगूबाई हंगल। गंगूबाई काठियावाड़ी। आलिया भट्ट तो क्या ही लगी होगी उसमें, किसने देखी हो मूवी? अच्छी है लगी? आलिया भट्ट टाबर सी लगती है, अच्छी लगी है। मतलब ये बुढ़ी औरत का वो किरदार सही किया उसने। गंगूबाई काठियावाड़ी तो वैसा ही थोड़ी दबंग टाइप की लेडी थी। आलिया भट्ट दबंग टाइप की लग गई। आलिया भट्ट सबसे अच्छी लगी थी उड़ता पंजाब, उसमें वो बिहारन लगती है। गंगूबाई हंगल। कौन कौन है बताओ देखिए? भीमसेन जोशी, उस्ताद रज्जब अली, रोशन आरा बेगम और गंगूबाई हंगल। उतार लिया? उतारो देख। भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया? 2008 में, याद रखना थोड़ा। चले आगे। आगे लिखो इसके बाद में मेवाती घराना। ये देखो नाम से पता चलता है अपने अपने मेवात क्षेत्र में रहा हुआ, इसलिए नाम क्या हो गया? मेवाती। शुरू करने वाले गग्गे नजीर खां, और इसको आगे बढ़ाने वाले थे पंडित जसराज। पंडित जसराज का नाम तो सुना होगा आप, बहुत फेमस गायक रहे हैं पंडित जसराज। पंडित जसराज, गग्गे नजीर खां। एक घराना लिखो सेनिया घराना। तो तानसेन जी थे, तानसेन अकबर के दरबार का सिंगर था तान। तो तानसेन के परिवार वाले जो आगे हुए उन्होंने अपने घराने को क्या बोलना शुरू कर दिया? सेनिया। ये भी अपने इधर जयपुर आगे थे इसलिए पढ़ते हैं अपने इनको। और इसको शुरू करने वाले थे सूरज सेन और आगे बढ़ाने वाले थे अमृत सेन। सेनिया घराना में सेन सेन होंगे सर। तानसेन जी का घराना था। पंडित जसराज के नाम पर एक घर का नाम दिया गया, पता नहीं मेरे को, करंट में हो सकता है कोई। तो सुना भाई आप लोगों ने कि पंडित जसराज के नाम पर किसी तारे का नाम रखा गया? जब पढ़ा कहीं देख लेना आप, करंट में देख लेना कोई हो तो, मेरा पढ़ा हुआ नहीं। तो कौन सा घराना पढ़ा हमने? सेनिया घराना। किसने शुरू किया? सूरज सेन। आगे किसने बढ़ाया? हम। किसका घराना सेनिया घराना? तानसेन जी वाला। कौन सा घराना था? एक भारत में बहुत अच्छे सिंगर हुए थे, विष्णु दिगंबर पुरस्कार। क्या नाम था? विष्णु दिगंबर पुरस्कार। उन्होंने स्कूल बनाए थे, म्यूजिक के खूब सारे स्कूल खोले। तो एक बार उनसे पूछा गया कि आपने इतने स्कूल खोले तो भारत में दूसरा तानसेन क्यों नहीं पैदा कर पाए? कि भाई इतने स्कूल बना रखे म्यूजिक स्कूल, आप बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं, तो फिर भारत में एक तानसेन और क्यों नहीं पैदा हो जाता? तो उन्होंने कहा दूसरा तानसेन तो तानसेन खुद भी पैदा नहीं कर पाया, है ना भाई। यूं किसी के हाथ की बात हो तो तानसेन जी तो किसी को तानसेन बना के जाते। ले तो फिर तुम्हारा क्या योगदान है? उनका मेरा योगदान यह है कि मैंने भले तानसेन नहीं पैदा किया लेकिन भारत में कानसेन पैदा किया है। क्या पैदा किया? कम से कम लोगों को समझाया तो सही म्यूजिक क्या होता है। उनके कानों को स्वाद तो दिया कि म्यूजिक नाम की भी कोई चीज होती है। ये जो पॉप और हिप हॉप सुनते हैं ये म्यूजिक नहीं है। कभी अकेले बैठ के बेगम अख्तर की गजलें सुनी जाए वो म्यूजिक है। कभी कोई राहत फतेह अली खान को सुना जाए वो म्यूजिक है। कभी कोई बड़े गुलाम अली साहब को सुना जाए वो म्यूजिक है। कभी कोई किशोरी अमोणकर को सुना जाए वो म्यूजिक है। बाकी तो कौन है दूसरा कौन? अरिजीत सिंह। वो तुम्हारे झटके लगे हुए रहते हैं इसलिए तुम्हें अच्छे लगते हैं। ये बताता है कि आपने को म्यूजिक की समझ नहीं है। ये बताता है कि अपने फर्जी लोग जिनको कुछ नहीं गाना आता वो गीत गाते हैं। तो ये वास्तव में अब जो गीत गाते हैं इनके कंठ तो है ही नहीं, ये तो वो उस म्यूजिक के उस हिसाब से गाते हैं। ये जितने लोग जिनके आप गाने सुनते हो इनको कह दिया जाए कि बिना हारमोनियम के गा, बिना वाद्य यंत्रों के गा, एक से गाया भी जाए तो इनकी तो पूरी आवाज ही पूरी वो वॉइस चेंज हो जाती है। वो एक पंजाबी सिंगर है, मैं नाम भूल गया उसका, छोटा सा लड़का, इसका गाना था पराठा। जसमानक है ना। तो जसमानक का एक बार जयपुर के अंदर शो, अपने किसी स्टूडेंट के कोई वो दुकान को किसी मॉल के अंदर उनका कुछ खुला था, तो उनके अंदर उन्होंने जसमानक को बुला रखा।
तो मेरे पास इन्विटेशन देने के लिए है कि सर आप वो पंजाबी गाने सुनते रहते हो, 10 माणक आएगा तो आप भी सुनने के लिए आना। तो हम भी चले गए, यार चल लेते, 10 माणक आएगा। तो अब वो पहले वो पीछे म्यूजिक बजे, म्यूजिक के साथ में आगे माइक लिया, आगे गा रहा था। वो क्या गाना हुआ, वो तो म्यूजिक चल रहा है, तू खाली होट हिला रहा है और कुछ नहीं। बाद में वो बंद किया, तो अब गा। मुझे लगा इससे अच्छा मैं कहता हूं कि वो पूरा ही उनके वो पूरा ही वो वाला चीज है कि और वास्तव में अपने को पता और नहीं चलता कि भाई इनकी वास्तविक आवाज रही। और वो तो मैं वो भगवत सर वाली शादी के अंदर उस दिन वहां रात को मैंने वो एक पीछे गाना चल रहा है, मेरे हाथ में खाली माइक लिया हुआ है और मैं खाली उसमें वो कर रहा हूँ, होट ही ला रहा हूँ केवल उसके अंदर, लिपसिंग कर रहा हूँ उसके अंदर। और उस वो वीडियो किसी ने वायरल किया और उसके खूब सर क्या गाते हो, मगर मूर्ख ये तो सुन के पीछे चल रहा है, सर क्या आवाज है आपकी। तो मुझे और पता चला कि भारत में लोगों को म्यूजिक की तो समझ नहीं है कि म्यूजिक क्या चीज होती है। तो आपको म्यूजिक सुनना होता है घर पे बैठ के बेगम अख्तर को सुनना। किसको सुनोगे, बेगम। आपको सर हमसे तो ये याद कर लिया जाए, नाम याद होते नहीं, कौन सी बेगम अख्तर सुने। आप तो ये कर लो ताकि बेगम आए जिंदगी में बेगमों की कमी रह जाएगी। तो सैनिया घराना किसने शुरू किया, सूरज। आगे किसने बढ़ाया, हमने। आगे लिखो, अल्लाह दिया खां। बंदे क्या है, हाँ फर्जी बात लिखो, अल्लाह दिया खां। बंदे वे अल्लाह दिया खां, उन्होंने घराना चला इसलिए नाम ही क्या हो गया, अल्लाह दिया खां का घराना। बाकी वाले जगह के नाम पर, वैसे नाम पे, ये बंदे के नाम पे अल्लाह दिया। तो अल्लाह दिया खां का घराना शुरू करने वाले कौन होंगे, अल्लाह दिया खां, सीधा सा मीनिंग है। एक महाराष्ट्र के बहुत अच्छी सिंगर भी, अब तो एक्सपायर हो गए 2-1 साल पहले, किशोरी अमोणकर, किशोरी ताई बोलते थे। ये महाराष्ट्र में पता नहीं क्यों महिलाओं को ताई कहते हैं, लता जी को ताई बोलते, लता ताई। आशा भोसले को आशा ताई। बुआ को बोलते, बुआ को ताई कहते। अच्छा, ताई किसको कहते हैं, बहन को। अच्छा, अत्या, अत्या मतलब बुआ। अच्छा, तो वो बहन, जैसे अपने किसी को दीदी बोलते, बहन बोलते, लता दीदी, उधर लता ताई। वेरी गुड, शाबाश। लिखो, आई, आई तो मम्मी होती है। अच्छा, आई मम्मी और ताई बहन, चलो ये ठीक है, मराठी थी तो सीखी। किशोरी अमोणकर तो किशोरी ताई, तो मतलब किशोरी बहन। गुजराती होती तो किशोरी बहन होती। अल्लाह दिया खां का घराना। अगला लिखो, बीनकार घराना। शुरू करने वाले थे रज्जब अली खां बीनकार। मुख्य कलाकार को ढंका के लखन वाला वही नहीं, कल ही छोड़ लो। बीनकार घराना किसने शुरू किया, रज्जब अली खां बीनकार। अभी बताते हैं, सब बताते हैं। बीनकार घराना किसने शुरू किया, रज्जब। जयपुर में एक राजा हुए अपने सवाई राम सिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर में गुलाबी रंग करवाया था, पढ़ा था, ये उसका दरबारी विद्वान। लिख लो कोष्टक में, नीचे लिखो इन्हीं के। जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड का दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर ऑफ, या दरबारी कलाकार लिख लो, ज्यादा अच्छा, विद्वान की दरबारी कलाकार। कोर्ट आर्टिस्ट ऑफ जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड का दरबारी कलाकार। कोर्ट आर्टिस्ट ऑफ जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड का दरबारी कलाकार। अगला लिखो, डागर घराना, बहराम खान डागर। बहराम खान डागर कौन है, सेम ऊपर वाला लाइन लिखो, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड का दरबारी कलाकार, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड का दरबारी कलाकार। कोर्ट आर्टिस्ट ऑफ जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड का। तो ज्यादातर अपने जयपुर में ही थे। अगला लिखो, रंगीला घराना। शुरू करने वाले थे रमजान अली। तो रमजान अली का नाम ही था मियां रंगीले, तो उनके नाम पर क्या नाम पड़ गया इसका, रंगीला। मुख्य कलाकार इन दोनों तीनों में कोई ज्यादा अच्छे हुए नहीं, तो डागर में भी मत लिखना, इसमें मत लिखना। रंगीला घराना, रमजान अली या मियां रंगीले। रमजान अली या मियां रंगीले। अभी 2 मिनट का टाइम है, फटाफट याद करो सारे घराने। तो प्री में क्वेश्चन आएगा, अभी याद कर लेते हैं इनको। जयपुर घराना कौन सी गायन शैली का घराना है, किसने शुरू किया,
मदरंग का वास्तव में नाम क्या था? भूपत खां। आगे किसने बढ़ाया? मोहम्मद अली खां कोठी। जयपुर में क्या थी उनकी? कोठी थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? मोहम्मद अली खां कोठी। पटियाला घराना जयपुर घराने की क्या है कि शाखा। शुरू करने वाले कौन थे? अली बख्श और फतेह अली, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? आलिया भट्टू। टोंक के नवाब साहब ने उनको क्या उपाधियां दी? जनरल और कर्नल। और आगे बढ़ाने वाले कौन थे? अतरौली घराना कौन से घराने की शाखा है? इसको शुरू करने वाले कौन थे? और आगे किसने बढ़ाया? और मानतोल खान को क्या बोलते हैं? रुलाने वाले फकीर। उसके बाद कौन सा घराना है? किराना। किराना घराना शुरू करने वाले कौन थे? बंदे अली खां। एक बंदे ने किराना का दुकान खोल ली होगी, तो बंदे अली खां का घराना कौन सा है? किराना। जगह का नाम है, यूपी में जगह है किराना। कौन सी जगह है? किराना। तो किराना किराना घराना किराना किराना नाम पढ़ते पढ़ते क्या होगा उसका? किरण। कौन कौन आगे बढ़ा रहे हैं उसको? भीमसेन जोशी, उस्ताद रजब अली, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई अंगद। और भीमसेन जोशी साहब को क्या मिला हुआ था? कब दिया गया? 2008 में। उसके बाद कौन सा है? और मेवाती घराने को शुरू किसने किया? गगे नजीर खान। आगे किसने बढ़ाया? पंडित जसराज। आगे कौन सा है? चैनिया घराना। शुरू किसने किया? आगे किसने बढ़ाया? अल्लाह दिया खान का घराना नाम से पता चलता है, अल्लाह दिया खान है। आगे किसने बढ़ाया? किशोरिया मोहनकर। उसके बाद में आपका बीनकार घराना शुरू किसने किया? रजब अली खां बीनकार। डागर घराना शुरू किसने किया? बहराम खां डागर। और ये किसके दरबार में थे? सवाई राम सिंह सेकंड। और फिर आपका रंगीला घराना किसने शुरू किया? तो देख लो, शुरुआत वाले 5 जो है आपके, वो तो जगह के नाम पे। जयपुर, पटियाला, अतरौली, कैराना, मेवात, ये तो क्या है? जगह। बाद वाले 5 लोगों के नाम पे। तानसेन वालों का सेन वही हो गया, नाम ही मान लो, सरनेम मान लो। सेन वालों का सेनिया हो गया, अल्लाह दिया खां का अल्लाह दिया हो गया, रजब अली का बीनकार बीनकार हो गया, बहराम का डागर हो गया, और रमजान अली मियां रंगीले का क्या हो गया? तो ऊपर वाले 5 जगह के नाम पे, नीचे वाले 5 बंदों के नाम पे। याद रहेगी सारी बातें। तो कई कोई प्री में सवाल आएगा, ये घराना कौन सी गायन से लिखा है, इस घराने की शुरुआत किसने की, इस घराने से कौन जुड़ा हुआ है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है। याद रहेगी सारी बात। चलो लिखो, लोकगीतों की विशेषताएं। राजस्थान के लोकगीतों की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोकगीतों की विशेषताएं। राजस्थान के लोकगीतों की विशेषताएं। देखो, एक तो सबसे पहले तो हमारे जो लोकगीत है उनमें प्रकृति की बात ज्यादा है। किसकी बातें ज्यादा है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनकी बातें। सब पशु पक्षियों पे खूब सारे गीत बना लिए, पेड़ पौधों पे हमने खूब सारे गीत बना लिए। और उनको केवल पशु पक्षी या पेड़ पौधे नहीं माना है, हमने उनको मानव मान लिया। क्या मान लिया? हमने उनका मानवीकरण किया है। प्रकृति का क्या किया गया? पर्सोनिफिकेशन किया गया, उनका मानवीकरण किया गया। जैसे हम गीत गाते हैं, उस गीत में कहते हो सुवटियो तुम्हारे छोटी ननद गोबीर। वो तोता है, वो ननद का वीर कैसे हो सकता है? पर हमने कहा जैसे मानव के अंदर अभिव्यक्तियां, वैसे वैसे अभिव्यक्तियां हमने उसके अंदर दिखाई है। चिरमी बाबो सारी लाडली, चिरमी बाबो सारी लाडली। तो इसका मतलब चिरमी को भी हमने तो एक आदमी माना है। तो हमने प्रकृति का क्या किया गया? मानवीकरण। क्या किया गया? मतलब प्रकृति को क्या बनाने की कोशिश की? मानव। जैसे मानव के सुख दुख होते हैं, वैसे किसके सुख दुख होते हैं? प्रकृति के। लिखो, हमारे लोकगीतों में, इन अवर फोक सॉन्ग्स, एक नंबर लिखो, हमारे लोकगीतों में, इन अवर फोक सॉन्ग्स, हमारे लोकगीतों में, इन अवर फोक सॉन्ग्स, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। नेचर इज पर्सोनिफाइड। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। नेचर इज पर्सोनिफाइड। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। नेचर इज पर्सोनिफाइड। जैसे एक आधे गीत का नाम लिखो अपने। जैसे चिरमी पीपली, ऐसा कुछ लिखो। चिरमी पीपली, ये सारे गीत वैसे ही अपने। चिरमी पीपली। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है, हमने तो वो गाते टाइम भी उसमें उस प्रकार की बातें। पर 2 लिख लो अपने खूब, चिरमी और पीप। फिर इस बात को अपने आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे क्लियर करते हैं कि हमारे लोकगीतों में हमने पशु पक्षियों को, हमने पेड़ पौधों को पारिवारिक सदस्य माना है। क्या माना है? पारिवारिक सदस्य। और उनको मानव के सुख दुख के साथ जोड़ा है कि वो हमारे घर का एक सदस्य है। और जब मानव को सुख दुख होता है, तब उनको भी क्या होता है? सुख दुख होता है। लिखो, हमारे लोकगीतों में, इन अवर फोक सॉन्ग्स, हमारे लोकगीतों में, इन अवर फोक सॉन्ग्स, पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों को, ट्रीज एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ट्रीज प्लांट्स एंड एनिमल बर्ड्स, पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों को पारिवारिक सदस्य माना गया है। आर कंसिडर्ड एज फैमिली मेंबर्स। पारिवारिक सदस्य माना गया है। आर कंसिडर्ड एज फैमिली मेंबर्स। पारिवारिक सदस्य माना गया। आर कंसिडर्ड एज फैमिली मेंबर्स। देख लो, जैसे सुवटियो, एग्जांपल सुवटियो, कुरजा, भाई मैसेज पहुंचा रही, जैसे घर का सदस्य हो, कुरजा, सुवटियो। को 1-2 एग्जांपल ऐसे लिख लो। फिर लोक देवी देवताओं के गीत खूब सारे लिखे हमने। लोक देवी देवताओं के जो गीत है वो निराश मन में भी आशा का संचार करते हैं। हमने उस समय वो गीत गाए जब मनुष्य खुद को डिसअपॉइंट महसूस करता है। उस टाइम में यदि वो माता जी का भजन सुन ले, वो तेजा जी महाराज का गीत सुन ले, तो वो मोटिवेट होता है, वो बूस्ट होता है। तो हमारे जो धार्मिक लोकगीत है वो निराश मन में किसका संचार करते हैं? लिखो, हमारे धार्मिक लोकगीत, अब रिलीजियस फोक सॉन्ग्स, निराशा में भी आशा का संचार करते हैं। इन्फ्यूज होप इन डिसअपॉइंटमेंट, इन्फ्यूज होप इन डिसअपॉइंटमेंट। निराशा में भी आशा का संचार करते हैं। निराशा में भी आशा का संचार करते हैं। इन्फ्यूज होप इन डिसअपॉइंटमेंट। लिख लो, जैसे चिरजा, हरजस,
फिर लोकगीत एक सिंपल सी बात तो करते हैं, सारे लोकगीत करते हैं, हमारे वाले भी करते हैं कि हमारे जो भी मान्यताएं रही, जो भी हमारे रीति रिवाज रहे, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। उस दिन हम बात कर रहे थे, यदि लोकगीत नहीं होते तो हमारी परंपराओं का हमें आगे पता ही नहीं चलता। आज भी अपने परंपराओं से कितने कटे हुए लोग हैं कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि गणगौर कैसे मनाई जाए, तीज कैसे मनाई जाए, लेकिन इस गीत को सुन के कोई भी मना सकता है। फिर यार ये गीत, उसको थोड़ा समझ ले तो पता, सुन ले समझ ले तो पता चलेगा यार कुछ कुछ ऐसा होता है। लिखो, लोकगीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हुई। लोकगीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति, our culture is transferred from one generation to another generation by folk songs। लोकगीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हुई। our culture is transferred from one generation to another generation by folk songs। लोकगीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हुई। और ये बड़ी जोरदार चीज है भाई कि यदि गीत बचे रहेंगे तो हमारी कल्चर बची रहेगी। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। लोकगीत के हमारी संस्कृति के, मैंने शायद बीच में कभी किस्सा बताया होगा आपको, आज से 2-3 साल पहले हंगरी का एक प्रोफेसर अपने जयपुर आया। कहां का एक प्रोफेसर? हंगरी, बर्ने मैं पूरा नाम तो भूल गया, इरोम बर्ने ऐसा कुछ नाम था, बर्ने नाम था उसका, सरनेम बर्ने था। राजस्थान यूनिवर्सिटी आया, हंगरी का हिस्ट्री का एक प्रोफेसर था। उसने आके ये कहा कि मैं हंगरी का हूं, पर किसी टाइम में मेरे पूर्वज राजस्थान से गए थे, वो चौहान राजपूत थे। कब गए? तो उसने कहा 8वीं शताब्दी के आसपास, मतलब आज से लगभग 1400 साल पहले। कितने साल पहले? क्या प्रूफ है तेरे पास में कि तुम पहले चौहान थे? तो उसने कहा हमारा सरनेम आज ही वही पड़ा है, उसने थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है। उसने कहा हमारे हंगरी में खूब सारे लोग हैं जिनका सरनेम ये है, ये एच इधर जाके क्या हो गया, और ये इन भाषाओं में है, किसी में एस जो एच हो जाता है, किसी में एच है वो बाद में सी हो जाता है, ऐसा थोड़ा बहुत दिन में चेंज रहता है वो। तो उसने कहा हमारे आप हंगरी की यदि वो टेलीफोन डायरेक्टरी उठा लोगे तो उसमें खूब सारे लोगों के नाम के सरनेम ये मिलेगा जो ये बताता है कि हम चौहान है, हम यहां से गए थे। उसने कहा नहीं यार, ये भाषा की समानता तो किसी में भी हो सकती है, ऐसा तो कोई कुछ ही बना दे, ये कैसे माना जा सकता है? उसने और एग्जांपल दी। उसने कहा आज भी हम ईसाई है, अब हम ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, चर्च में जाते हैं, हर संडे घंटियां बजाते हैं, जीसस को मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी हमारे घरों में हमारे बड़कों के टाइम से चला आ रहा है, हम कुछ लोक देवताओं की पूजा करते हैं और वो सारे लोक देवता घोड़े पे बैठे हुए तलवारें ले लेंगे। ये परंपरा अपनी है। अपने आप सारे लोक देवता देख लो घोड़ों पे, इसलिए सारे लोक देवताओं के घोड़े याद करने पड़ रहे हैं, है ना? इनकी घोड़ी है, इनका घोड़ा है, तेजाजी महाराज, गोगा जी महाराज, बाबू जी महाराज, किसी को देख लो सबकी फोटो किसमें मिलेगी? तो उसने कहा ये देख लो, ये घोड़ों वाला पूरा का पूरा दिखाई देता है आपको, तो ये परंपरा है। और तेरे पास क्या प्रूफ है? उसने कहा हम ईसाई बन गए लेकिन अभी भी 4 फेरे लेते हैं चर्च में जाके। पहले वो हमारा जो भी उधर चर्च वाला सिस्टम वो ब्याह वाला करते हैं, पर वो 4 फेरे वाला भी पड़ा है अग्नि के समक्ष। ये प्रूफ करता है कि हम किसी टाइम में गए तो यहां से ही हैं। और क्या प्रूफ है? उसने कहा शादी के टाइम अभी भी हमारी महिलाएं गीत गाती है, वो गीत तुम्हारे वाले सेम है। वो भाषा इतने सालों में चेंज हो गई, हमारी वहां की भाषा मिक्सअप हो गई, इसलिए तुम्हारी वाली भाषा तो नहीं मिलेगी, पर यदि तुम उनको सुनोगे ना तो आपको ये लगेगा जैसे तुम्हारे शादी में कोई महिलाएं गीत गा रही है। तो मैंने अभी 2-3 साल पहले बात पड़ी थी कि बरने यहाँ पर आया था, हालांकि अपने वालों ने खारिज करके भगा दिया, उसके भाग यहाँ से फर्जी बात करता है, ऐसे कहीं से नहीं गए तुम लोग, और अपने वालों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर मैंने वो न्यूज पढ़ी, वो न्यूज मेरे दिमाग में क्लिक थी यार, हंगरी का एक प्रोफेसर अपने जयपुर आया था, तब उस दिन अखबार में पहले पेज आई कि हंगरी के प्रोफेसर ने किया दावा कि हम 8वीं शताब्दी के चौहान राजपूत थे जो राजस्थान से चले गए हंगरी। उसने पूरा बताया कि इधर से हमले हुआ करते तुम्हारे, हम लोगों का विरोध करने के लिए कोई सेना गई, वो सेना विरोध करने के बाद में आधे तो वापस आ गए, आधे आगे की तरफ निकल गए, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, निकल सकते हैं। आपने पढ़ते हैं कि गजनी की तरफ से अटैक हो रहे थे, अटैक सबसे रोके तो चौहानों ने रोके। तो उनका यार हम उधर आगे चले गए तो हमारी ये परंपरा है। मैं लॉकडाउन में निकम्मा बैठा था, तो मैंने लॉकडाउन में एक दिन सर्च मारे खूब सारे फोक सॉन्ग्स ऑफ हंगरी, और हंगरी वाले लोकगीत सुने जाए। अब समझ में तो नहीं आ रहा, अपने एक ही टप्पा उसका समझ में नहीं आ रहा, पर आप फिर भी यदि आप मोबाइल को साइड में रख दो और साइड में रख के केवल उस पर ध्यान लगाओ कि क्या बोल रहा है, तो बोला हुआ कुछ नहीं समझ में आएगा, पर आपको एग्जैक्टली लगेगा जैसे अपने शादी में महिलाएं गीत गा रही है। अपने भी महिलाएं गीत गाती तो राग ही लेती लंबी लंबी, समझ में होने वाला ही नहीं आता है ना। वो मैं बताता हूँ कई बार कि अपने महिलाएं गीत गाती है तो भगवान जाने क्यों नाक की अंगुली लगा के जोर जोर से जय में, तो वो राग ही आती रहती है समझ, बाकी तो गीत वैसे भी नहीं आता समझ में, उनके सेम वही हो रहा है। मगर यार ये इनके यदि लोकगीतों पे कोई रिसर्च कर ले जिसको प्रूव किया जा सकता है कि साहब यहाँ के लोगों का माइग्रेशन उधर हुआ है, और माइग्रेशन तो होता था, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है यहाँ से कोई फैमिली अफगानिस्तान की तरफ गई हो, अफगानिस्तान तक तो भारत ही माना जाता था, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। वहां से कोई हो सकता है यार 15, 20, 30, 35 परिवार आगे की तरफ निकल गए, मजदूरी करने के लिए चले गए। भाई कुछ साल पहले तक का तो माइग्रेशन अपने को पता है, मॉरिशस पूरा बिहारियों से भरा पड़ा है। मॉरिशस जो देश है सारे बिहारी है, वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सारे बिहारी बनते हैं। कारण कि जब अंग्रेजों का टाइमर यहाँ पर हुआ करता था तब मॉरिशस में मजदूरी करने के लिए यहाँ से लेके गए कि तुम गन्ना काटो वहां पे जाके हमारे दूसरे काम करो, फिर वो वहीं जाके बस कौन आता है मॉरिशस से वापस? भाई जहाज में लेके गए, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके लेके गए कि भाई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तू वहां जा। 10 साल में तो आदमी एक जगह सेटल हो जाता है। और जब फिर दूसरी बात, जब वापस आने का रास्ता भी नहीं है आपके पास कि जहाज के किराए, जहाज कैसे होगा, कैसे मजदूरों को ज्यादा टाइम तो ले गए जहाज में भर के, अब वो बेचारा वापस कहां से आता, वो वहीं बैठा। धीरे धीरे उन्होंने उसी कल्चर में अपने को डाल लिया तो वही है, उनकी सब कल्चर वगैरह वही। ये वेस्ट इंडीज बैठे खूब सारे, वेस्ट इंडीज में खूब सारे लोग एकदम, ये जितने आप नाम वेस्ट इंडीज वाले प्लेयर के नाम देखते हो इंडियन नाम, ये सारे अपने लोग। शिव नारायण चंद्रपाल, सुनील नारायण, राम नरेश सरवन, रवि रामपाल, साहब नाम ही अपना है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, इतनी पीढ़ियों से वहां पर बैठे हैं उसी प्रकार से। और कौन? क्रिस गेल, गोहिल है, गोहिल वो अपना कृष्ण गोहिल है, उधर जाके क्रिस गेल होगा, डाकी टाइप का लगता है, देख लो
है ना, तो संगा कुंभा टाइप का लगता है वो आदमी, तो टाइप का रहा होगा। तो ये माइग्रेशन, अब ये माइग्रेशन थोड़े साल पहले का, इसलिए वो तो मेरे को एक बार फेसबुक पे एक बंदा मिला और उस बंदे का नाम मार्टिन राठौड़, तो मार्टिन राठौड़ कैसे नाम लिखा, तो वो सरनेम जाते ही मेरे ध्यान गया, यार ये तो सरनेम राजस्थान का। मैंने पूछा भाई साहब मार्टिन कैसे, देखा तो वो कोलंबिया का, तो लगा यार कोलंबिया शिफ्ट हो गया, हो सकता है किसी ने मार्टिन डेनियल नाम रख लिया अपने। तो मैंने वापस उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, ये सरनेम कैसा है तुम्हारा, तुम कहां रहते हो, उसने कहा मैं कोलंबिया में फौजी हूं, सोल्जर हूं वहां पे, तो तुम्हारा नाम ऐसे कैसे, तुमने पता नहीं हमारे पूरे परिवार का नाम ऐसा है। तो मैंने उसके पूरे वो जो फ्रेंड्स थे वो सारे देखे, उसके परिवार वालों में सबके नाम क्या वही लगा। तो मैंने कहा कौन जानता है तुम्हारे परिवार, तो उसने कहा हमारे अंकल है वो जानते हैं। उस अंकल से मेरी खूब बात की हुई, उस अंकल ने मुझे बताया हम 16वीं शताब्दी के आसपास बाड़मेर रहते थे, बाड़मेर से हम गन्ने की कटाई के लिए यहाँ से स्पेन लेके गए थे, स्पेन से बाद में स्पेन वाले कोलंबिया ले गए, और वो मल्लीनाथ जी का सबका नाम बताए, हमारे वहां मल्लीनाथ जी नाम के राजा हुए, वहां आसपास में हमारा कहीं गांव था, एग्जैक्टली गांव तो नहीं पता, ईसाई, प्योर ईसाई बने हुए उनके सबके, बाकी लड़के लड़कियों के सबके नाम देखो, कैथरीन, जेनिफर, तुम ठीक साम्राज्य विस्तार कर रहे हो उधर जाके। पर अब वो भी वो कहे, उसने बताया मुझे, मेरी उससे कई बार बात की हुई, तो उसने कहा अब हमारे कल्चर आगे वाली पीढ़ी को नहीं पता, मैं इस पीढ़ी का हमारे वाले में अंतिम आदमी हूं जिनको ये चीजें पता है, आगे वाली पीढ़ी तो ये भूल ही जाएगी कि ये कुछ चीजें थी कि नहीं थी। उसने ये यहाँ से पिताजी आए थे, यहाँ मेरी माँ थी, वो ईसाई थी, फिर उससे शादी की, फिर हमारा परिवार ईसाई हो गया, वो पूरी बात ही बताता है। तो माइग्रेशन मतलब पिछले 200-300 साल में जो माइग्रेशन हुआ है वो आपको याद है, 500 साल पहले, 700 साल पहले, 900 साल पहले, 1000 साल पहले जो माइग्रेशन हुआ वो माइग्रेशन तो याद नहीं। उस माइग्रेशन तो हुआ है, मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाता था। हम आज ही पढ़ते हैं कि राष्ट्रकूट कर्नाटक में थे, राजस्थान में आगे राठौड़ हुए, तो कर्नाटक से राजस्थान तो खूब दूर पड़ा यार, यहां से तो हो सकता है राजस्थान से अफगानिस्तान चला गया, अफगानिस्तान से एक बंदा आगे चला गया। यूरोप में एक जनजाति रहती है जिप्सी, जिप्सी जिप्सी बोलते हैं उनको ना, उन जिप्सियों की पूरी भाषा अपने राजस्थानी है, वो नाक को नाक कहते हैं, कान को कान कहते हैं, बाल को अभी तक केस बोलते हैं, वो सारे के सारे वर्ड अपने लेते हैं, उनके कपड़े अपने टाइप के रंग बिरंगे टाइप के कपड़े पहनेंगे, जनजाति है वहां की, घुमक्कड़ एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते हैं। मैंने उनके बारे में लॉकडाउन में पढ़ा कि जिप्सियों का क्या है, जिप्सियों के बारे में तो पता चला कि इंडियन थे, राजस्थान के थे, बंजारी टाइप की जनजाति, बंजारी घुमक्कड़ व्यापारी नहीं थे, वैसे को बंजारे थे, यहाँ से गए इजिप्ट, कहां पे गए, और मिस्र की सभ्यता के साथ अपने लेने देने थे, हो सकता है मिस्र की तरफ गए या यहाँ से अफगानिस्तान की तरफ गए, आगे जाते जाते मिस्र की तरफ निकले, वो मिस्र गए, इजिप्ट गए, इजिप्ट से वो चले गए यूरोप, तो यूरोप वालों ने कहना शुरू कर दिया इजिप्शियन, क्या कहना शुरू कर दिया कि इजिप्शियन है, इजिप्शियन, तो इजिप्शियन 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 ई हट गया, धीरे धीरे बोलते जिप्सियन जिप्सियन जिप्सियन, वो सन हट गया, बोलते जिप्सी, पूरे में घूम रहे हैं वो, पूरे यूरोप में वो जनजाति है, जनजाति घूम रही है, आज भी घुमक्कड़ रूप में है, उनमें खूब सारे उन जिप्सियों में लुहार है, खूब सारे कौन है जिनको आप गाड़ियां लोहार कहते हो। मैं जहूर खान मेहर साहब की बुक पढ़ रहा था, उन्होंने लोहारों के बारे में खूब लिखा, तो उनका तो पूरा आर्टिकल इस पे, अक्सर एक बात कही जाती है कि भाई लोहारों ने कसम खाई थी कि महाराणा प्रताप के साथ में कि जब तक महाराणा प्रताप मेवाड़ नहीं जीतेंगे हम एक जगह पर बैठेंगे नहीं, और उसके बाद में घूमते रहे, गाड़ियां लेके घूमते रहे, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं गाड़ियां। जहूर खान साहब ने पूरा आर्टिकल लिखा है, उससे पहले भी ये घूमते ही थे, उससे पहले कौन से बैठे हुए थे, उन्होंने पूरा जिप्सियों का वो लिखा है, उसमें लिखा है कि आज भी उन जिप्सियों में एक वो कम्युनिटी है जिसको वहां भी लुहार ही कहते हैं, वो नाम थोड़े चेंज हो गया, अपने बोलते लुहार, वो कहते लोहार, तो वो पूरा वर्ड लू है बोला नहीं गया, ए बोल लिया उधर वाली भाषा के अंदर जाके, तो क्या हो गया वो लोहार, इसलिए खूब सारे शब्द मिल जाएंगे इधर से उधर आपकी चीजें। तो माइग्रेशन तो है, बड़े तौर पे माइग्रेशन है, उन माइग्रेशन को यदि कोई पकड़ना चाहे, उस माइग्रेशन पे कोई काम करना चाहे, उसका सूत्र इन लोकगीतों में है। गीत पढ़े हैं आज भी, इतनी पीढ़ियों से गीतों के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। यदि कोई माइग्रेशन का स्टूडेंट हो, कोई माइग्रेशन के ऊपर पता लगाना चाहिए मनुष्य इधर से उधर कहां गया है, गीत सुनिए जाए कि वेस्ट इंडीज वाले, मॉरिशस वाले, फिजी, फिजी एक देश है, फिजी का मुझे याद है, फिजी का एक बार प्रधानमंत्री था महेंद्र चौधरी, हरियाणा के थे अपने, वो वहां प्रधानमंत्री बने थे फिजी के अंदर। अब वो 200-300 साल पहले का, इसलिए अपने को याद है, उससे पुराना जो है वो अपने को याद नहीं। उनके गीत टोटल अपने वाले गीत मिले। एक नॉर्वे में डॉक्टर साहब है प्रवीण झा, फेसबुक पे लिखते रहते हैं, उनकी पूरी बुक है कुली लाइंस। तो मैं तो इस पे ये हंगरी वाले पे मुझे बड़ा मजा आया था यार, ऐसे कैसे हो सकता है इन चीजों का, फिर मैंने पूरी बुक मंगा के पढ़ी थी कुली लाइंस। तो उन्होंने पिछले 300 सालों का माइग्रेशन तो लिख ही रखा है कि अपने देश से कौन कौन से देश में लोग गए थे, आज वो क्या क्या करते हैं, उनमें से कौन कौन बड़ा आदमी हुआ, वहां पे कौन कौन से गीत अभी तक भी वहां गाए जा रहे हैं। 300 में तो नहीं बोले, अब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला गया आदमी, लेकिन फिर भी इंडियन की कल्चर से जुड़ा हुआ है, किसके माध्यम से, तो गीत जो है वो हमारी संस्कृति के पहरेदार है। किसने कहा था, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, फिर दूसरी पीढ़ी बाद। लोकगीत आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बताते हैं। अपने सारे लोकगीतों के अंदर पत्नी पति को बुला रही है, इसका मतलब पति घर पे नहीं है, इसका मतलब पति बाहर गया हुआ है। तो बाहर क्यों गया हुआ, तो कमाने के लिए गया हुआ, जिसे पता है अपने खाने के दाने नहीं है, अपनी आर्थिक स्थिति शुरू से खराब रही है। तो लिखो, हमारे लोकगीतों से हमारी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का पता चलता है, हमारे लोकगीतों से हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अवर फोक सॉन्ग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे लोकगीतों से सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अवर फोक सॉन्ग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? फिर राजतंत्रों का दौर था, राजतंत्रों में जो गीत होंगे तो उन गीतों में ज्यादातर कौन सा रस होगा, वीर रस। कैसा गीत होगा, लिखो, सामंती वातावरण के कारण, ड्यू टू फिडलिस्टिक एनवायरमेंट, सामंती वातावरण के कारण, सामंत थे, सामंती वातावरण के कारण, ड्यू टू फिडलिस्टिक एनवायरमेंट, हमारे लोकगीतों में वीर रस अधिक दिखाई देता है, हमारे लोकगीतों में वीर रस अधिक दिखाई देता है। वीर रस इज मोर विजिबल इन अवर फोक सॉन्ग्स, हमारे लोकगीतों में वीर रस अधिक दिखाई देता है। वीर रस, मोर वीर रस इज विजिबल इन अवर फोक सॉन्ग्स, या वीर रस इज विजिबल इन अवर फोक सॉन्ग्स, हमारे लोकगीतों में वीर रस अधिक दिखाई देता है। अच्छा, ज्यादातर जो लोकगीत है अपने वो
पति पत्नी पर वैसे बने हुए लोकगीत है ना, लेकिन अपने लोकगीतों में अश्लीलता नहीं है, वल्गरिटी नहीं मिलेगी आपको। जबकि आप हरियाणा बिहार वाले लोकगीत सुन लो तो उनमें कहीं ना कहीं उसमें इस प्रकार की चीजें भी मिल जाएगी। तो सामाजिक स्थितियां कितनी पता चलती है, उधर के लोकगीतों में चीजें मिलेगी आपको कि भोजे देवर ने पकड़ ली नहीं भोजी की बां, है ना। जीजा साली वाले गीत मिलेंगे। मुझे राजस्थान का एक लोकगीत जीजा साली देवर भाभी भी बता दो, है ही नहीं। क्योंकि हमारे लिए भाभी माँ के समान थी, साली बहन के समान थी, बात ही खत्म। तो हंसी मजाक वाले किससे खत्म हो गए। इसलिए जूते चुराने वाली रस्म हमारी नहीं है। हमारे लिए जवाई भगवान था, उसके साथ मजाक कैसे की जा सकती है। हमारे यहाँ पे था कि जवाई जिस दिन दूल्हा बनता है, दूल्हा राजा है, तो कहा करते हैं कि जब दूल्हे का घोड़ी निकले उस समय यदि सामने से राजा भी हाथी पे बैठ कर तो राजा नीचे उतरे, दूल्हा नहीं। वरना ये था राजा की सवारी के सामने कोई भी सवारी पे बैठ के नहीं चल सकता। राजा की सवारी आ रही तो सामने भले कोई तिर्रम तुर्रम कहां होगा, नीचे उतरे। राजा जी अपने हाथी पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, तू यदि घोड़े पे नीचे उतर, तू यदि हाथी पे तो तू नीचे उतर, तू पैदल चलेगा जब तक राजा की सवारी ना निकले। पर यदि दूल्हे की घोड़ी सामने से आ रही है, दूल्हा यदि हाथी पे बैठ गया तो राजा नीचे उतरे। अपने यहाँ पे वो था कि दूल्हा दूल्हा बनने के बाद पैर में जूतियां पहन लेता है, अभी खोलेगा नहीं, भले मंदिर में चढ़े। इसलिए गांव में डोकरे आज भी ध्यान रखते हैं कि दूल्हा जब दूल्हा बनाया उसके बाद बारात में बैठ लगते हैं, तब देवी देवताओं के धोख लगाते हैं, पहले हाथ जोड़ के चढ़े। तो वो आदत पड़ी हुई रहती है मंदिर में जाने से पहले जूते खोलते हैं, जूते खोलने के तो अरे नहीं चढ़, लेके चढ़, तू राजा है, भगवान नीचे, आज तू भगवान, आज तू जूते नहीं खोलेगा किसी प्रकार। वहां पे ससुराल में भी जाए, वहां जब तोरण वोरण मारते हैं, फिर कहीं आदत होती है जूते खोलते, फिर कोई डोकरा पीछे करते हैं, ना पहने रख। अरे मैं इस बाजोट पे खड़ा हूं, इस पे बिस्तर लगा, इस तो भी पहने रखेगा, ये खुलने नहीं चाहिए। क्योंकि आज तेरा दर्जा बहुत ऊंचा है, तो अपने उस भगवान से जिसको भगवान के समान ही मान लिया गया, जिसको राजा मान लिया गया, उसके साथ मजाक कैसे की जा सकती है। ये हम फिल्मों से सीखे जीजा जी। अपने इसलिए सिंगल गीत मुझे दिखाया जाए कि अपना लोक गीत हो और उसमें देवर भाभी टाइप की मजाक है, अपना कोई लोक गीत हो और उसके अंदर जीजा साली टाइप की मजाक, ये रिलेशन ही नहीं थे हमारे इस प्रकार। हमारे लिए भाभी का दर्जा बहुत ही ऊंचा था। ये हरियाणा टाइप में आपके उधर भोजपुरी टाइप में मिल जाएंगे, भाई रे तेरे दो दो साड़ी, मारा भी जुगाड़ कर दे, ये हरियाणा के उस टाइप के गीत मिलेंगे आपको। लिखो लिखो, हमारे लोकगीतों में अश्लीलता नहीं है, देयर इज नो वल्गरिटी इन आवर फोक सॉन्ग्स। हमारे लोकगीतों में अश्लीलता नहीं है, देयर इज नो वल्गरिटी इन आवर फोक सॉन्ग्स, बल्कि पति पत्नी के आदर्श प्रेम पर आधारित है, बट बेस्ड ऑन आइडियल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। बल्कि पति पत्नी के आदर्श प्रेम पर आधारित है, बट बेस्ड ऑन आइडियल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। पति पत्नी के आदर्श प्रेम पर आधारित है, इसलिए है भी तो अपने को समझ नहीं आती।